हेलो स्टूडेंट्स। राजकीय इंटर कॉलेज बजूनिया हल्दू के कक्षा 9 के बच्चों के लिए मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है जिसमें केवल 3 बच्चे अभी तक मेरे पास ऐड हुए हैं। बच्चों, मैंने मार्च के अंतिम सप्ताह में मैंने आपके सभी नंबर ग्रुप अपने फ़ोन में सेव किए। उसके बाद मैंने व्हाट्सएप में देखा, यह पाया कि केवल 2 ही बच्चे व्हाट्सएप से जुड़े हुए हैं। उसमें व्हाट्सएप नंबर केवल 2 ही में मिला। तो मैंने उन बच्चों को जोड़ के ग्रुप तो तैयार कर लिया। फिर मैंने आप लोगों को मैसेज ही भेजे, जो नंबर रजिस्टर में थे उन नंबरों पर मैंने मैसेज भेजे कि आप लोग मुझे अपने व्हाट्सएप नंबर प्रेषित कीजिए। तो केवल एक बच्चे का आज मेरे पास एक नंबर प्राप्त हुआ है जो मैंने ग्रुप में ऐड कर दिया है। तो 3 बच्चे मेरे पास केवल अभी तक हो पा रहे हैं। बच्चों, अधिक से अधिक अगर बच्चे शामिल हो जाएं तो अधिक से अधिक बच्चे उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। देखिए, हमारे देश में अभी या पूरे विश्व में लगाइए कोरोना महामारी फैली हुई है, जिसकी वजह से हम लोग ऑनलाइन आपको पढ़ाना चाह रहे हैं और ऑनलाइन शिक्षण सभी जगह चल रहा है। तो आपसे मैं फिर अभी और ये कहना चाह रहा हूँ कि जिसके पास भी अन्य बच्चों के किसी के व्हाट्सएप नंबर हैं तो आप मुझे अवश्य सेंड कीजिए। मैं उनको ग्रुप में जोड़ूंगा और हम अपना ऑनलाइन शिक्षण कुछ हद तक कर पाएंगे ताकि अधिक से अधिक बच्चे उसका फ़ायदा उठा सकें। तो बच्चों, मैं आज आपके सामने पहला चैप्टर जो हमारा 9th में है, संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम, उसके बारे में एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आपके सामने ला रहा हूँ, जिसमें संख्याओं के बारे में, संख्याओं के प्रकार, कौन कौन सी संख्याएं होती हैं, ठीक है ना, और उनकी परिभाषा क्या है, ये सामान्य जानकारियाँ मैं इस पीपीटी के माध्यम से आपको देना चाह रहा हूँ। तो इसको आप ध्यान से देखिए। और बच्चों, फिर से मैं कह रहा हूँ कि जिनके भी नंबर आपके पास उपलब्ध हों, व्हाट्सएप नंबर, आप मुझे अवश्य ग्रुप में भेज दीजिए या मेरे फ़ोन नंबर पर मैसेज करके भेज दीजिए ताकि मैं उन सबको इसमें ऐड कर सकूँ। तो चलिए बच्चों, पहली स्लाइड में आते हैं। जो हमारी पहली स्लाइड आएगी नंबर सिस्टम में कि संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं और वो हम किस तरह से उनको हम यहाँ पर उनका हम प्रयोग कर सकते हैं। तो संख्याओं के विभिन्न प्रकार। संख्याएं तो बहुत सी प्रकार की हैं, लेकिन यहाँ पर जो हमारे मुख्य मुख्य संख्याएं हैं उनके बारे में मैं बता रहा हूँ आपको। गणित में विभिन्न प्रकार की संख्याओं का प्रयोग किया जाता है। मुख्य संख्याएं जिनका हम प्रयोग करते हैं वो निम्न प्रकार हैं। नंबर 1, प्राकृत संख्याएं। आपने पूर्व कक्षाओं में भी ये चीज़ें पढ़ी हैं, प्राकृत संख्याएं या नेचुरल नंबर। नंबर 2, पूर्ण संख्याएं या होल नंबर। नंबर 3, पूर्णांक, इंटीजर्स। बच्चों, पूर्णांक भी 2 तरह के होते हैं। उनमें पहला होता है धन पूर्णांक या पॉजिटिव इंटीजर्स और दूसरे होते हैं ऋणात्मक पूर्णांक, नेगेटिव इंटीजर्स। उसके बाद बच्चों वास्तविक संख्याएं होती हैं जो हमारे मुख्यतः पहले चैप्टर में इन्हीं के बारे में है, परिमेय अपरिमेय के बारे में। तो पहले मैं वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत ही आती हैं परिमेय और अपरिमेय। तो मैं आपको पहले परिमेय और अपरिमेय संख्याएं बताऊंगा, उसके बाद वास्तविक संख्याओं के बारे में जानकारी दूंगा स्लाइड के माध्यम से। तो वास्तविक संख्याओं में मैंने बताया आपको, पहली आएगी परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर्स, और दूसरी अपरिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर्स। तो बच्चों, अब यहाँ पर पहली प्रकार की जो मैंने संख्याएं बताई, प्राकृत संख्याएं या नेचुरल नंबर्स, इन्हें हम प्राकृतिक संख्याएं भी कहते हैं। प्राकृतिक संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिनकी सहायता से हम गणना करते हैं। मतलब हमारे कक्षा में कितने बच्चे हैं, हम 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 इस तरह से गिनती करते हैं। या जानवरों की गिनती करनी है या वृक्षों की गिनती करनी है, मतलब कोई भी वस्तु की आपने गिनती करनी है। अर्थात ऐसी संख्याएं जिनका प्रयोग गणना अर्थात वस्तुओं की गिनती के लिए किया जाता है, उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं या नेचुरल नंबर्स कहते हैं। तो ये संख्याओं में जीरो नहीं आएगा। इन संख्याओं में जीरो शामिल नहीं होगा, क्योंकि जब हम गिनती करेंगे, मान लेते हैं किसी कक्षा में 25 बच्चे हैं, हम जीरो से गिनना स्टार्ट करेंगे तो 25वें बच्चे में 24वीं संख्या आएगी, 24 तक गिनती हो पाएगी, ठीक है ना। तो शून्य इसमें नहीं आता है, गिनती में हम कभी शून्य से गिनना शुरू नहीं करते हैं। तो ये संख्याएं 1 से प्रारंभ होती हैं, 1 2 3 4 इस तरह से, इस क्रम में ये अनंत तक जाती हैं। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी होगी? 1। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है। बच्चों, प्राकृत संख्याओं को हम प्रतीक n से निरूपित करते हैं। अंग्रेजी का जो अक्षर n है उसका प्रयोग करते हैं इसको निरूपित करने के लिए, ठीक है। तो आपको प्राकृत संख्याओं के बारे में जानकारी हो गई है। आपने
पूर्व कक्षाओं में भी इसे पढ़ा है। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगले प्रकार की संख्याएं मैंने आपको बताई थी पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स। बच्चों मैंने जो प्राकृत संख्याएं बताई उनमें शून्य नहीं आता है, ठीक है, एक से शुरू होती हैं, अनंत तक आती रहती हैं। अगर उन एक से अनंत तक की संख्याओं के साथ शून्य को भी अगर हम सम्मिलित कर लें, तब जो संख्याओं का समूह मिलता है वो कहलाता है पूर्ण संख्याएं। प्राकृत संख्याओं के संग्रह में यदि शून्य को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो इस प्रकार प्राप्त संख्याओं के संग्रह को या समूह को पूर्ण संख्याएं या होल नंबर्स कहते हैं। इसका मतलब इसमें शून्य भी आ गया। आप तो ये संख्याएं कहाँ से प्रारंभ होंगी? शून्य से। शून्य 1 2 3 4 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इस तरह से अनंत तक ये भी जाती रहेंगी। अब सबसे छोटी पूर्ण संख्या की बात आएगी तो यहाँ पर क्या आ जाएगी? अब शून्य। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? शून्य है। बच्चों इन संख्याओं को निरूपित करने के लिए हम अंग्रेजी के अक्षर W का प्रयोग करते हैं। W प्रतीक से इसे दर्शाया जाता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको इन दोनों संख्याओं के बारे में क्लियर हो गया है। प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, और इन संख्याओं के प्रतीक क्या क्या है, कैसे इनको हम निरूपित करते हैं। तो बच्चों अब अगली संख्याएं आती हैं हमारी पूर्णांक या इंटीजर्स। पूर्णांक क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया जब हम प्राकृत संख्याओं के साथ शून्य को भी शामिल कर लेते हैं तो वो पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं, होल नंबर्स कहलाती हैं। बच्चों अगर इन होल नंबर्स के साथ, इसका मतलब होल नंबर 0 से स्टार्ट हो गए, होल नंबर्स 0 1 2 3 इस तरह से सब आगे होल नंबर्स में, अगर इन नंबर्स के साथ अगर हम ऋणात्मक संख्याओं को भी ले लें तब वो जो समूह बनेगा वो पूर्णांक कहलाता है। तो क्या परिभाषा हो जाएगी इसकी? यदि पूर्ण संख्याओं के संग्रह में ऋणात्मक अंकों को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो इस प्रकार प्राप्त संख्याओं के संग्रह को या समूह को पूर्णांक कहते हैं। अर्थात इन संख्याओं में शून्य, धनात्मक और ऋणात्मक सभी अंक सम्मिलित हो जाते हैं। इन संख्याओं को हम संख्या रेखा में जब निरूपित करते हैं, मैंने आपको पुरानी कक्षा 8th में भी बताया हुआ है कि हम बीच में या मिडिल में, मध्य में शून्य लिख लेते हैं। शून्य के दाईं ओर धनात्मक संख्याएं 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इस तरह से इन संख्याओं को लिख लेते हैं। और शून्य के बाएं हाथ की ओर, बाईं तरफ, बाईं दिशा में -1 -2 -3 -4 -5 इस तरह से ऋणात्मक संख्याएं लिखी जाती हैं। इनके संग्रह को आई अक्षर से निरूपित किया जाता है। बच्चों इनको हम आई से, इंटीजर्स को आई से निरूपित करते हैं। ये है पूर्णांक संख्याएं। तो मेरे ख्याल से आपको पूर्णांक संख्याओं के बारे में भी अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा। आपने इनको पूर्व की कक्षाओं में भी पढ़ा हुआ है। एक बार आप इनसे रिफ्रेश हो जाएंगे तो हमारा जो पहला चैप्टर है इन्हीं से रिलेटेड है, तो आपको सवाल करने में सुविधा होगी। तो अगली स्लाइड है बच्चों धनात्मक पूर्णांक। मैंने बताया था पूर्णांक भी 2 तरह के होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स। धनात्मक पूर्णांक माने जो धन चिन्ह के साथ होंगे, ठीक है। पूर्णांकों को जब हम संख्या रेखा में दर्शाते हैं तो शून्य के दाईं ओर स्थित संख्याओं को हम धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। शून्य के दाएं हाथ की ओर जो भी संख्याएं आई थी उनके आगे चिन्ह नहीं है। आप कहोगे चिन्ह नहीं है, तो जिन संख्याओं के आगे चिन्ह नहीं लगा होता वो धनात्मक ही होती हैं। तो शून्य के दाईं ओर स्थित संख्या रेखा में जो संख्याएं होती हैं वो धनात्मक पूर्णांक होती हैं। अर्थात धनात्मक पूर्णांक आप कौन सी बताएंगे? 0 के बाद जो आ रही हैं 1 2 3 4 5 6 इस तरह से आगे आती जाएंगी अनंत तक। ये होगी हमारी धनात्मक पूर्णांक संख्याएं। अब यहाँ शून्य नहीं आया बच्चों। शून्य न तो धनात्मक होता है और न ही ऋणात्मक। आप जानते हैं किसी भी संख्या में शून्य को जोड़ा जाए तो वही अंक हमें प्राप्त होता है। अगर हम किसी संख्या में से शून्य को घटाते हैं तो वही संख्या हमें प्राप्त होती है। इसलिए शून्य न धनात्मक है और न ही ऋणात्मक। धनात्मक संख्याओं से पहले हम कोई चिन्ह नहीं लगाते हैं। अगर हमें कहीं पर बहुत सी संख्याएं दी हैं, वहाँ पर हमने अंतर करना है उनमें, तब वहाँ पर हम उनके आगे प्लस माइनस का चिन्ह लगा देते हैं। तो लेकिन आवश्यकता पड़ने पर इन संख्याओं से पहले हम ऋण का चिन्ह लगा देंगे। जो ऋण में होंगी और जो धन में होंगी उनको अलग दिखाने के लिए धनात्मक चिन्ह उनके आगे लिख सकते हैं। अब बात आती है ऋणात्मक पूर्णांक, नेगेटिव इंटीजर्स। जिन पूर्णांकों से पहले ऋण का चिन्ह लगा होगा वो ऋणात्मक पूर्णांक कहलाएंगे। जो हमारी संख्या रेखा के 0 के बाईं ओर थे वो सब ऋण पूर्णांक लिखे थे हमने, -1 -2 -3 इस तरह से बाईं ओर जाते समय, ठीक है ना। अर्थात ऋणात्मक पूर्णांक निम्नलिखित रूप से प्रदर्शित किए जा सकते हैं। मैंने संख्या रेखा की तरह उसी क्रम में 0 के बाईं तरफ के लिख दिया, -1 -2 -3 -4 -5 बाईं ओर को जाते जा रहे हैं। तो बाईं ओर को जाने का मतलब क्या होता है संख्या रेखा में?
बाईं ओर को जब हम चलते हैं संख्या रेखा में, संख्याएं छोटी होती जाती हैं। -1 से छोटा -2, -2 से छोटा -3, -3 से छोटा -4, -4 से छोटा -5, इस क्रम में ये बाईं तरफ छोटी होती जाएंगी। तो संख्या रेखा में -1 से जब हम बाईं ओर को बढ़ते जाते हैं, संख्या का मान छोटा होता जाता है। इन संख्याओं में भी शून्य नहीं होता है। मैंने आपको बताया शून्य न तो धनात्मक होता है और न ही ऋणात्मक होता है, क्योंकि किसी संख्या में जोड़ें शून्य को तो वही संख्या प्राप्त होती है, किसी संख्या में से शून्य को घटाएं तो वही संख्या प्राप्त होती है। तो ऋणात्मक पूर्णांकों में भी शून्य नहीं आता है। अब बात आती है बच्चों परिमेय संख्याएं, जो हम कक्षा 9 में मुख्य रूप से पढ़ेंगे। वैसे 8th में आपने इसको पढ़ा हुआ है, 8th में ये थोड़ा सा इसकी जानकारी आपको है। परिमेय संख्याएं या रेशनल नंबर्स। परिमेय संख्याएं किन्हें कहते हैं, इनकी एक परिभाषा है, 8th में मैंने आपको बताई है। ये ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जहाँ पर अब P/Q माने मैंने 2/3 लिखा P/Q के रूप में है, 1/5 लिखा P/Q के रूप में है। तो यहाँ पर जो P है वो भी पूर्णांक है अंश में, और हर में जो Q है वो भी पूर्णांक है। तो आपको मालूम है पूर्णांक क्या होता है, शून्य भी हो सकता है, पूर्णांक धन का भी हो सकता है, पूर्णांक ऋण का भी हो सकता है। लेकिन शर्त यहाँ पर ये परिभाषा में है कि ऊपर तो आपका शून्य भी हो सकता है, P अंश वाला शून्य भी हो सकता है, धन का भी हो सकता है, ऋण का भी हो सकता है, लेकिन हर में जो Q है वो शून्य नहीं होना चाहिए। अगर वो शून्य हो जाएगा तो ये संख्या परिमेय नहीं होगी। तो बच्चों क्या परिभाषा बनी, ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर P तथा Q दोनों पूर्णांक हैं, लेकिन Q का मान शून्य नहीं होना चाहिए। तो जितनी भी प्राकृत संख्याएं हमने पढ़ी वो भी परिमेय है, जितनी पूर्ण पढ़ी हमने इससे पहले पूर्ण संख्याएं होल नंबर्स वो भी परिमेय है, और जितने भी पूर्णांक हमने देखे अभी, धन के भी, ऋण के भी, और जो शून्य था बीच में, वो भी सब परिमेय संख्याएं होती हैं। क्यों? क्योंकि आप कहोगे अब ये बट्टे में नहीं है, भिन्न के रूप में नहीं है, तो हम इनके बट्टे में हर में 1 लिख सकते हैं। जैसे 4 है, 4 के बट्टे में 1, 6 है, 6 के बट्टे में 1, तो वो P/Q के रूप में हो जाएगा। तो जितनी भी प्राकृत संख्याएँ हैं या पूर्ण संख्याएँ हैं या पूर्णांक संख्याएँ हैं, वो सभी परिमेय भी होती हैं। ठीक है। तो समस्त भिन्नात्मक संख्याएं जितनी भी, भिन्नात्मक माने आप जानते हैं भिन्न, फ्रैक्शन 1/2, 2/3, ऋण 5/7। अब ऋण एक चीज़ यहाँ पर आ गई, ऋण भिन्न जो होती है ऋणात्मक नहीं होती है। परिमेय संख्या को ऋणात्मक कहते हैं, धनात्मक कहते हैं, कि भिन्न हमारी कभी ऋणात्मक नहीं होती है। हमने घटाना है तो ऋण में लिख देते हैं भिन्न को, जोड़ना है तो धन में लिख देते हैं भिन्न को। ठीक है। तो बच्चों ये क्लियर आप ध्यान रखना कि भिन्न जो होती है, भिन्न संख्या, वो केवल धनात्मक ही होती है। परिमेय संख्याएं धनात्मक भी होंगी और ऋणात्मक भी। तो समस्त भिन्नात्मक जितनी भी संख्याएं हैं, भिन्न वाली फ्रैक्शन, वो सब परिमेय संख्याएं होती हैं, जबकि सभी परिमेय भिन्न नहीं हो सकती हैं। जो ऋणात्मक परिमेय संख्या होगी वो भिन्न नहीं कहेंगे हम। ठीक है। उसका ऋण चिन्ह हटाएंगे तब भिन्न माना जाएगा वो। मतलब कहने का मतलब यह है कि ये जो भिन्न होती है वो धनात्मक होती है हमेशा। तो भिन्नात्मक संख्याएं ऋणात्मक नहीं होती हैं, जबकि परिमेय संख्याएं धनात्मक और ऋणात्मक दोनों ही होती हैं। तो मैंने इनके कुछ उदाहरण लिखे हैं बच्चों परिमेय संख्याओं के। 1/3 P/Q के रूप में है, 2/5 P/Q के रूप में है। 0 भी परिमेय संख्या होती है। मैंने बताया सभी पूर्णांक परिमेय होते हैं। तो 0/7 लिख दिया, या 0/1 लिख दो, या 0/3 लिख दो, 0 ही आएगा। 0 को जब किसी नंबर से डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं, तो शून्य ही आता है। तो 0 भी एक परिमेय संख्या होती है। तो 0/7 भी एक परिमेय है। ऋण 3/5 ये भी एक परिमेय संख्या है। ऊपर भी पूर्णांक है, नीचे भी पूर्णांक है, अंश में भी, हर में भी P/Q के रूप में है। खाली 3 है, उसको हम 3/1 लिख दे रहे हैं, ये भी परिमेय संख्या है। तो इस तरह की बहुत सी संख्याएं वो हम परिमेय संख्याओं के रूप में हम उन्हें लिख सकते हैं। P/Q के रूप में हम जो भी संख्या को लिख सकते हैं वो सब परिमेय होती हैं। अब बच्चों बात आती है अपरिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर्स। अब मैं सीधे सीधे आपसे ये कह दूं कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, तो हम ये आंसर देंगे कि जो संख्याएं परिमेय नहीं होती हैं, सॉरी अपरिमेय संख्या की बात बता रहा हूँ, जो संख्याएं परिमेय नहीं होती हैं उन्हें हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं या इरेशनल नंबर कहते हैं। अब इसको आप परिमेय संख्याओं की तरह ही परिभाषित कर सकते हैं। ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, वहाँ पर लिखा जा सकता है परिमेय संख्याओं में, यहाँ लिख देंगे ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। बाकी चीज़ें वही हैं, जहाँ P भी पूर्णांक है, Q भी पूर्णांक है, Q का मान शून्य नहीं है। ऐसी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। आपने
छोटी कक्षाओं में देखा, जब हम वर्गमूल निकालते हैं, पूर्ण वर्ग संख्याएं होती हैं, कुछ 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, 25 है, उनका पूरा पूरा वर्गमूल आ जाता है। ठीक है। और कुछ संख्याएं दशमलव में भी हैं जिनका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाता है। लेकिन कुछ संख्याएं आपने ये पढ़ी हैं, जैसे 2 का वर्गमूल, वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5, इनका जब आप वर्गमूल निकालते हैं, पूरा पूरा वर्गमूल हमें प्राप्त नहीं हो पाता है। हम उनका पूरा वर्गमूल नहीं निकालते हैं। दशमलव अगर निकालेंगे भी तो वो ख़त्म नहीं होता है, मतलब वो पूरा पूरा नहीं हम निकाल पाएंगे, आते रहेगा, शेष बचता रहेगा, फिर हम उसको निकालते रहेंगे दशमलव में। ठीक है। ये सभी संख्याएं जितनी भी आ रही हैं जिनका पूरा पूरा वर्गमूल हम नहीं निकाल पाएंगे, ये सभी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती हैं। अब बच्चों अब बताऊंगा मैं वास्तविक संख्याएं। मैंने वास्तविक संख्याएं पहले नाम लिखा था। वास्तविक संख्याएं या रियल नंबर्स, जब हम परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को एक साथ समूह में रख लेते हैं, तब हम उन्हें कहते हैं वास्तविक संख्याएं। परिमेय संख्याओं तथा अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्याएं कहते हैं, रियल नंबर्स कहते हैं। इनको आर से निरूपित किया जाता है। प्रत्येक वास्तविक संख्या को संख्या रेखा के एक अद्वितीय बिंदु से निरूपित किया जाता है। प्रत्येक वास्तविक संख्या को हम क्या कर सकते हैं, संख्या रेखा में एक किसी निश्चित बिंदु के द्वारा निरूपित कर सकते हैं। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु जो भी होगा वो एक अद्वितीय वास्तविक संख्या को दर्शाता है, इसलिए संख्या रेखा को वास्तविक संख्या रेखा भी कहते हैं। तो बच्चों, आपने ये पूरी मेरी स्लाइड्स जो बनाई हुई देखी, मेन मैंने संख्याओं के बारे में इसमें बताया है। आप इसको देखिए, समझिए। तो अब पहला चैप्टर मैं स्टार्ट करूँगा। ग्रुप में और बच्चों को पहले जोड़िए, तब मैं उसके बाद आपके साथ ये पहला चैप्टर लेके आऊँगा। थैंक यू।